हेलो स्टूडेंट, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो अपन पिछले पार्ट में कारक पढ़ रहे थे। तो कारक की परिभाषा अपन ने लिख ली थी और उसके प्रकार भी लिख लिए थे और इसकी टेबल भी बना ली थी। तो टेबल बनाने के बाद में अपन एक साइड में कारक लिखते थे और एक साइड में विभक्ति चिन्ह लिखते थे। तो उनको कारक और उसके विभक्ति चिन्ह को याद करना था। तो मैंने बताया था कि इसको एक दो बार लर्न करना है, अभ्यास करना है और टेबल एक दो बार अभ्यास करने के बाद में लर्न हो जाएगी। तो उसके बाद में अपन ने कर्ता कारक पढ़ लिया था, एक नंबर लगाकर, और दूसरा भी कर्म कारक भी पढ़ लिया था। तो अब 3 नंबर लगाकर लिखना है कारण कारक। कारण कारक होता क्या है, इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे और इसका विभक्ति चिन्ह लिखेंगे। कारण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो कारण कारक की परिभाषा लिख देते हैं कि जिस शब्द की सहायता से कार्य पूर्ण किया जाता है उसे कारण कारक कहते हैं। कि जिस शब्द की सहायता से कार्य पूरा किया जाता है, पूर्ण का मतलब पूरा किया जाता है, उसे कारण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह या परसर, एक चीज देखिए मैंने लिखा है यहां पर परसर, इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। तो कहीं कहीं परसर्ग भी नाम आ जाता है और कहीं कहीं विभक्ति चिन्ह भी नाम आ जाता है। तो अपन को याद रखना है कि विभक्ति चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग है से या के द्वारा, याद रखना इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। अब इसकी परिभाषा लिखने के बाद में और विभक्ति चिन्ह लिखने के बाद में अपन को उदाहरण देखना है कि किस प्रकार से काम लिया जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह किस प्रकार से काम आता है। तो 1 नंबर लगाकर अपन ने लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। पहला उदाहरण मैंने लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब उसको ध्यान से देखना है। इनमें देखिए अपन ने शुरू में ही परिभाषा में लिखा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द को, इसमें कारक में क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं। तो देखिए 2 इसमें संज्ञा और एक तीसरी संज्ञा बाण, वस्तु का नाम है। तो अपन ने वस्तु का नाम भी अपन को पता होना चाहिए, संज्ञा होती है, और व्यक्ति के नाम भी संज्ञा होती है। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें 3 संज्ञा शब्द आए, तीनों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, एक तो राम और एक रावण और एक बाण, और विभक्ति चिन्ह आया है इसमें से। और अंतिम देखिए मारा। अब देखिए राम, कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। तो राम किसको मारने का काम कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है। और किसके द्वारा कर रहा है, बाण के द्वारा रावण को मारा जाता है। तो इसमें देखिए कार्य किस प्रकार से हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो याद रखना है कि जिसमें विभक्ति चिन्ह से आता है तो इसका मतलब होता है कि जो काम जिस शब्द की सहायता से किया जाता है उसको अपन कारण कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का कलम से लिखता है, लड़का कलम से लिखता है। तो देखिए लड़का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, कलम, और काम कर रहा है लिखने। से का मतलब किससे, कलम से।
से किसके लिए आया यहाँ पर? कलम। तो वाक्य में से आया है और कार्य किसकी सहायता से किया जा रहा है? कलम की सहायता से किया जा रहा है। तो वहां पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तीसरा उदाहरण देखिए, तमन्ना चम्मच से खीर खा रही है। तमन्ना चम्मच से खीर खा रही है। तो तमन्ना एक संज्ञा शब्द है और चम्मच, और उसके देखो बाद में से आया है और क्या कर रही है? तमन्ना खीर खा रही है और किसके द्वारा खा रही है? चम्मच के द्वारा खा रही है। तो जो अपन काम को बताया था कि जिसकी सहायता से किया जाता है वहां पर करण कारक होता है। तो तमन्ना चम्मच के द्वारा खीर को खा रही है। तो से विभक्ति चिन्ह आया है यहाँ पर। तो से विभक्ति चिन्ह आते अपन को पता हो जाना चाहिए कि कार्य किसकी सहायता से किया जा रहा है, किसी की सहायता से किया जा रहा है, तो वहां पर करण कारक होता है। एक उदाहरण और देखिए उसके बाद में कि मोहन पेन से लिख रहा है। मोहन पेन से लिख रहा है। यहां पर देखिए वाक्य में लिखने का काम मोहन किससे कर रहा है? पेन से कर रहा है। किसकी सहायता से कर रहा है? पेन की सहायता से कर रहा है। लिखने का काम कर रहा है और लिखने का काम अपन को पता होना चाहिए कि मेन चीज अपन के क्या है कि किसके द्वारा हो रहा है। तो मोहन लिख रहा है, तो अब इसको अपन पेन आगे आया है तो अपन को पता होना चाहिए कि कार्य होने का पता चले, जिससे कार्य किया जाता है उससे वहां पर करण कारक होता है। तो मोहन पेन के द्वारा क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो अपन को याद रखना है कि जिस शब्द की सहायता से कार्य होने का बोध होता है वहां पर करण कारक होता है। और उसका विभक्ति चिन्ह याद रखना है, विभक्ति चिन्ह या परसर उसको याद रखना है से या के द्वारा। तो इस प्रकार से अपन ने ये करण कारक तीसरा पढ़ लिया और उसके बाद में अपन 4 नंबर लगाकर लिखेंगे संप्रदान कारक। हाँ, तो उसके बाद में अपन को 4 नंबर लगाकर लिखना है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के, लिए या को। याद रखना है इसका विभक्ति चिन्ह के, लिए या को। अब उसकी परिभाषा देखनी है कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो संप्रदान कारक उसको कहते हैं कि जिसके लिए कार्य करता है उससे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक होता है। जो कर्ता कार्य करता है और उसको प्रकट करने वाला, उसको बताने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। तो अपन ने परिभाषा में लिखा कि जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उससे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। अब उसकी परिभाषा लिखने के बाद में अपन को उदाहरण लिखना है कि किस प्रकार से प्रकट करता है। 1 नंबर लगाकर लिखा था अपन ने, पूनम ने नौकर को डांटा। तो अब इस वाक्य को ध्यान से देखना है कि पूनम ने नौकर को डांटा। तो अपन ने परिभाषा में सबसे पहले लिखा कि कारक एक सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द होते हैं। तो इसमें पूनम एक संज्ञा शब्द आया है और नौकर आया। अब अपन को विभक्ति चिन्ह इसका संप्रदान कारक का देखा था को होता है। तो पूनम ने, अब पूनम क्या कर रही है? डांट रही है। और डांट किसको रही है? नौकर को। किसको डांट रही है? नौकर को। तो नौकर को डांटने की बात कौन बता रहा है? को बता रहा है। तो ये प्रकट करने वाला, बताने वाले को ही संप्रदान कारक कहते हैं। तो
ऐसा उदाहरण अपन को याद रखना है कि जहां पर कर्ता कार्य कर रहा है और उसको प्रकट करने वाले, उसको बताने वाले को अपन कहते हैं संप्रदान कारक। तो यहाँ पर पूनम डांटने का कार्य कर रही है नौकर को, लेकिन बता कौन रहा है? वो बता रहा है कि नौकर को क्या कर रही है? पूनम डांट रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा सीता के लिए पुस्तक लाई। राधा सीता के लिए पुस्तक लाई। राधा एक संज्ञा शब्द आया और सीता भी एक संज्ञा शब्द आया। और अब राधा सीता के लिए पुस्तक लाई। अब मान लीजिए मैं इसको एक बार हटा देता हूं, राधा सीता पुस्तक लाई, तो अब पता नहीं चलता है कि किसके लिए लाई है। अब के लिए आया है, के लिए आया है तो पुस्तक लाई है कौन? सीता। और किसके लिए लाई है? सीता के लिए। राधा लेकर आई है और किसके लिए लेकर आई है? सीता के लिए। तो सीता के लिए बताने वाला शब्द कौन सा है? के लिए, कि भाई राधा पुस्तक लेकर आई है सीता के लिए। तो तीसरा उदाहरण देखिए, वह अपने भाई के अमरूद लाया। वह अपने भाई के अमरूद लाया। वह अपने भाई के लिए, यहां पर सॉरी लिए लिखना भूल गए, तो यहां पर लिए, तो वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। वह एक क्या आएगा? सर्वनाम शब्द आ गया और भाई और अमरूद। अब वह कौन? जो भी उसका नाम होता है, वह अपने भाई के लिए क्या कर रहा है? अमरूद लाया है। और लाने वाले का बताने वाला होता है संप्रदान कारक। तो ये था अपन ने संप्रदान कारक के उसको विभक्ति चिन्ह याद रखना है के लिए को। हाँ, 4 नंबर संप्रदान कारक लिखने के बाद में अपन को 5 नंबर लगाकर लिखना है अपादान कारक। 5 नंबर लगाकर लिखना है अपादान कारक। तो अपादान कारक की सबसे पहले अपन को परिभाषा लिखनी है कि अपादान की परिभाषा क्या होती है, अपादान कारक कहते किसे हैं, और उसका बाद में उसको अपन को विभक्ति चिन्ह लिखना है। तो क्रिया के द्वारा जिस वस्तु का अपने स्थान से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे थे कारक, और उसके बाद में अपन ने टेबल बनाई थी, और उस टेबल में मैंने बताया था कि करण कारक और अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से होते हैं। तो मैंने बताया था कि करण कारक में तो जैसा का जैसा ही होता है वैसा होता है, और अपादान कारक में जिस चीज का अलग होना होता है वहां पर अपादान कारक होता है। किसी भी चीज हो उससे अलग होने का पता चलता है, वहां पर अपादान कारक होता है। कि क्रिया के द्वारा जिस वस्तु का, कोई सी भी वस्तु हो उसे अलग होने का पता हो, उसे अपन अपादान कारक कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा अपन को लिखनी है कि क्रिया के द्वारा जिस वस्तु का अपने स्थान से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह से, और मैंने कोष्टक में लिख लिया है अलग होना। इसको भी याद रखना है कि वहां पर अलग होने की बात होती है, वहां पर अपादान कारक होता है। देखिए उदाहरण, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ क्या है? क्रिया। अब अलग होना, पेड़ से अलग कौन हो रहा है? फल।
क्या हो गया? गिर गया, अलग हो गया, गिरा, गिरने के बाद पेड़ से फल क्या हो गया? अलग हो गया। तो अलग होना, अलग होना क्या होता है? अपादान कारक होता है। जहां पर भी अलग होने की बात होती है और उसके विभक्ति चिन्ह से आया होता है वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सोहन साइकिल से गिरा, सोहन साइकिल से गिरा। सोहन एक संज्ञा शब्द है और गिर गया है और गिरा है, अलग हो गया साइकिल, अलग हो गया है। अलग होने से अपन को पता चल जाता है कि जब भी कोई वस्तु अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। तो सोहन साइकिल से गिरने के बाद में अलग हो गया साइकिल से दूर गिर गया। तो दूर गिरने से अपन को पता होना चाहिए वहां पर अपादान कारक होता है। आगे देखिए, पुत्र ने पिता से पैसे मांगे, पुत्र ने पिता से पैसे मांगे। तो पुत्र क्या कर रहा है? अपने पिताजी से पैसे मांगने का कार्य कर रहा है। तो पैसा अलग मांग रहा है, अपने पिताजी से मांग रहा है, अपन को खुद से नहीं मांग रहा है, अपने पिताजी से मांग रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए। तो ऐसा बात हो और जहां पर अलग होने की बात हो वहां पर अपादान कारक होता है। तो अपने 5 कारक के भेद पढ़ लिए हैं। अब 3 भेद उसके और रह गए हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो अपन अगला भाग करेंगे उसमें 3 शेष रह गए हैं, वो 3 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपन को वापस इसको एक बार मैंने पहले भी बताया था कि 1-2 बार तो टेबल को लर्न कर लेना है और टेबल याद होने के बाद में सब कुछ याद हो जाता है। तो टेबल को 1-2 बार दिन में याद कर लेनी है, उनके विभक्ति चिन्ह याद कर लेने हैं और उसके बाद में कारकों के जो अपन ने 5 कारक पढ़ लिए हैं उनको एक बार वापस रिवीजन कर लेना है और रिवीजन करने के बाद में उनके उदाहरणों को देखना है। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना बाकी के रह गए हैं 3 भाग, वो 3 भाग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।